नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से काम आज होने हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह का तीसरा दिन आज। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में आज 6 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। सूची में शामिल इन विधेयकों में तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 शामिल। लोकसभा में आज मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर होगी आगे की चर्चा। आइए जानते हैं आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में पहला प्रश्न है सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक का। उनका प्रश्न है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिला उद्यमियों के लिए वर्ष 2021 के मास्तेरकार्ड सूचकांक में भारत 65 देशों में से 57वें देश के नंबर पर आया है। यदि हां तो सरकार द्वारा देश में महिला उद्यमियों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2020 से उच्चतर शिक्षा संस्थानों यानी HEI में बालिकाओं की नामांकन दर का राज्यवार और स्ट्रीमवार ब्यौरा क्या है और सरकार महिला उद्यमियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पर्याप्त धनराशि किस प्रकार प्रदान करने का विचार रखती है। सांसद अब्दुल वहाब का प्रश्न है, क्या यह सच है कि सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK के अंतर्गत अवसंरचना इकाइयों के लिए 50,000 से अधिक निष्क्रिय प्रस्तावों को बीच में छोड़ दिया है? यदि हां तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्ष के दौरान सरकार को PMJVK की अधिकार प्राप्त समिति से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा PMJV के संबंध में अनुमोदित की गई, अस्वीकृत की गई, बीच में छोड़ी गई परियोजनाओं और जारी की गई निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांसद संजय राउत का प्रश्न है, कितने प्रतिशत सरकारी स्कूलों में कार्यशील इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध है। विगत 3 वर्षों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है। क्या सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता में सुधार लाने की कोई योजना मौजूद है। क्या डिजिटल शिक्षा के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना विद्यमान है। यदि हां तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है। सांसद नारायण दास गुप्ता का प्रश्न है, नई परिवहन नीति लागू होने के बाद से स्क्रैप किए गए या किए जाने के लिए रोड से हटाए गए ऐसे वाहनों की संख्या कितनी है जो 10 और 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं। इससे संबंधित राज्यवार ब्यौरा क्या है। किन किन एजेंसियों को पुराने वाहनों के निपटान का कार्य सौंपा गया है। इस नीति के अंतर्गत जिन वाहनों को स्क्रैप किया जाना है उनके मालिक को कितने प्रतिशत मुआवजा दिया गया है। सरकार द्वारा इन वाहनों को कितने दिनों में स्क्रैप कर दिया जाता है। सांसद जॉन ब्रिटास का प्रश्न है, आज की तारीख के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की कुल संख्या कितनी है। विगत 3 वर्षों के दौरान भर्ती किए गए नए कर्मचारियों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। विगत 3 वर्ष के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है। इससे संबंधी वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर कनिमोझी NVN सोमू के प्रश्न हैं, क्या सरकार कुम्हार,
धातु और लकड़ी अथवा पत्थर पर नक्काशी करने वाले कारीगर, बुनाई और मुद्रण करने वाले कामगारों के प्रवास के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय असंतुलन और संबंधित सामाजिक समस्याओं से बचने और हथकरघा, बुनकर और अन्य कारीगरों को पारंपरिक व्यवसाय की सुविधा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है? सांसद रामनाथ ठाकुर के प्रश्न है, 31 जुलाई 2023 की स्थिति के अनुसार देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित शिक्षकों के कुल पदों की संख्या कितनी है? वर्ष 2023 के दौरान आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे में से विश्वविद्यालयवार और श्रेणीवार कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं? सांसद भुवनेश्वर कालिता, क्या वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान यानी NIEPA और अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके, जबकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय को अप्रतिदेय धनराशि का भुगतान कर दिया गया था? क्या सरकार ने इस मामले पर कोई कार्रवाई की है? क्योंकि NIEPA द्वारा करदाताओं के धन की बर्बादी की गई है और पूर्वोत्तर के दूरस्थ क्षेत्र के प्रतिभागी भाग नहीं ले सके। कोविड के कारण अवधि बढ़ जाने के बावजूद इसमें वो भाग नहीं ले सके। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी कि PMMVY के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे से जुड़ा हुआ। PMMVY के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं जिन निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा जांच का लाभ उठा सकती हैं, उनका ब्यौरा क्या है? हिमाचल प्रदेश में PMMVY योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की जिलावार संख्या कितनी है? सांसद GVL नरसिम्हा राव के प्रश्न हैं, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम यानी NAPS कब शुरू की गई? इस योजना की मुख्य विशेषताओं, घटकों, प्रणालियों और शिक्षुता प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है? शिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और कितने व्यक्तियों ने इस पर पंजीकरण करवाया है? आंध्र प्रदेश राज्य से इस पोर्टल पर कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया है? विगत 3 वर्षों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम द्वारा कितने व्यक्तियों को शिक्षुता की पेशकश की गई है और विशाखापत्तनम में स्थित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम जैसे HPCL, NTPC, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि द्वारा कितने व्यक्तियों को शिक्षुता की पेशकश की गई है? सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स के प्रश्न है, भारत के सड़क नेटवर्क की लंबाई के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी वर्तमान रैंकिंग क्या है? विगत 3 वर्षों में भारत ने अपने सड़क नेटवर्क के विस्तार के संदर्भ में क्या विशिष्ट उपलब्धियां या प्रगति हासिल की है? क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण परियोजना के लिए पहल है जिससे देश में सड़क अवसंरचना का विस्तार और विकास हुआ है? सांसद डॉक्टर L हनुमंतिया के प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े हुए यानी PMKVY के 3 चरणों में से प्रत्येक चरण में प्रशिक्षित किए गए और नियोजित किए गए उम्मीदवारों की राज्यवार संख्या कितनी है?
क्या ये सच है कि मार्च 2023 तक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से केवल 22.2% उम्मीदवार ही सफलतापूर्वक नियोजित हो सके हैं? क्या इस योजना के चौथे चरण में नियोजन को बढ़ाने के लिए योजना में कोई अतिरिक्त बदलाव किया गया है? यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सांसद अरुण सिंह के प्रश्न हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी CRRI द्वारा विकसित विब्रो इंटीग्रिटी सेंसिंग डिवाइस जो पुल की निगरानी व जांच करने में हमें सक्षम बनाएगा का देश में राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग कब तक शुरू कर दिया जाएगा? देश भर के पुल के लिए इसका उपयोग होने पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रश्न है, क्या सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि उठाया है तो इस संबंध में शुरू की गई योजनाओं और पहलों का ब्यौरा क्या है? सांसद मोहम्मद नदीमुल हक के प्रश्न है, क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि हज आवेदक को विशेष रूप से कोलकाता से वीजा मिलने में विलंब होने और अंतिम समय में उड़ान के पुनर्निर्धारण के कारण हज यात्रा शुरू होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि देश के अन्य प्रस्थान स्थलों की तुलना में श्रीनगर और कोलकाता से यात्रा का आरंभ करने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा भेजी जाने वाली राशि में भारी अंतर होता है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक वर्ष सितंबर में होने वाली सामान्य घोषणा की तुलना में वर्ष 2023 में हज यात्रा की घोषणा में विलंब के क्या कारण हैं? राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए आपको जानकारी दे देते हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न हैं जिनके उत्तर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा 1 प्रश्न है जिनका उत्तर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। अब देखते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद लॉकेट चटर्जी का प्रश्न रेल नेटवर्क के विस्तार से जुड़ा है। क्या सरकार का पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने और नई ट्रेन चलाने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार का प्रस्ताव भागलपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन शुरू करने या उक्त स्टेशन को अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के रूट में शामिल करने का है? पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश को नई रेल परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि की परियोजनावार कुल राशि। क्या सरकार का भिंड और दतिया जिलों को किसी अन्य रेलवे लाइन से जोड़ने और उक्त जिलों को दिल्ली और भोपाल से जोड़ने का प्रस्ताव है? सांसद हैवी ईडन का प्रश्न वंदे साधारण रेलगाड़ियों
आरंभ करने से जुड़ा है? क्या वंदे साधारण ट्रेनों की शुरुआत आम आदमी के लिए रेल यात्रा को किफायती बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है? क्या वंदे साधारण ट्रेनों में उन्नत द्वितीय श्रेणी अनारक्षित कोच और द्वितीय श्रेणी 3 स्तरीय स्लीपर कोच यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बढ़ाएंगे? क्या सरकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में वंदे साधारण ट्रेनों का समय पर उत्पादन और तैनाती सुनिश्चित करने के लिए किसी अतिरिक्त उपाय पर विचार कर रही है? क्या वंदे साधारण ट्रेनों के शुरू होने से टिकट किराए में उल्लेखनीय कमी आएगी और आम आदमी के लिए रेल यात्रा अधिक किफायती हो जाएगी? क्या क्षेत्र की बजट अनुकूल रेल यात्रा विकल्पों की आवश्यकता को देखते हुए केरल में वंदे साधारण ट्रेनों की तैनाती के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा या लक्ष्य निर्धारित है? सांसद राजीव रंजन ललन सिंह का प्रश्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आवंटन में कमी से जुड़ा है। क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY के तहत आवंटन कम कर दिया गया है? वर्तमान में देश में उक्त योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या राज्यवार। उक्त योजना की तिथि कब तक बढ़ाई गई है? उक्त योजना के अंतर्गत व्यक्त की जा रही राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है? सांसद डॉक्टर तालारी रंगैया का प्रश्न भारतीय कपास निगम से जुड़ा है। देश में भारतीय कपास निगम की परिसंपत्तियों का राज्यवार विस्तार और मशीनरी के मूल्य सहित विवरण और आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में सामान्य रूप से रखी गई भारतीय कपास निगम की संपत्तियों का ब्यौरा क्या है? सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे का प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। जुलाई 2023 तक देश में खाद्य भंडार का विवरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA का विवरण और मुख्य विशेषताएं। महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु राज्य द्वारा मांगी गई सहायता का विवरण और NFSA के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा वास्तव में प्रदान की गई धनराशि। क्या उक्त अधिनियम के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन से मूल्य वृद्धि को रोकने में मदद मिलने की संभावना है? अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और मूल्य वृद्धि और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार का लक्ष्य NFSA 2013 में संशोधन करना और अनुसूची 1 के तहत दी गई कीमतों को नवीनीकृत करना है, क्योंकि सब्सिडी वाली कीमतें अधिनियम से के शुरू होने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए तय की गई थी। क्या सरकार अनुसूची में उल्लिखित सब्सिडी युक्त खाद्य कीमतों को बढ़ाने की योजना बना रही है? यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय सीमा के साथ प्रस्तावित संशोधनों का विवरण क्या है? सांसद रवनीत सिंह का प्रश्न स्टार्टअप के विकास से जुड़ा है। क्या यह सच है कि देश में स्टार्टअप्स की ग्रोथ में मंदी आ गई है? पिछले 5 वर्षों का वर्षवार विवरण और स्टार्टअप्स की विकास दर में कमी के कारण और इस संबंध में आने वाली चुनौतियां। क्या सरकार देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कोई उपाय कर रही है? सांसद कृपानाथ मल्लाह का प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और असम में पिछले 3 वर्षों में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई राशि का विवरण। कार्यक्रम के तहत अब तक निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का विवरण और देश के भीतर उसकी प्रतिक्रिया का विवरण। क्या सरकार देश के भीतर PDS और भंडारण क्षेत्र में सुधार की योजना बना रही है और इसे कब तक
लागू किए जाने की संभावना है। सांसद YS अविनाश रेड्डी का प्रश्न औद्योगिक गलियारों का है। क्या सरकार देश में विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर औद्योगिक गलियारे विकसित कर रही है? हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से नागपुर, हैदराबाद से चेन्नई आदि गलियारों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंड साल 2014 से अब तक राज्यवार और इस संबंध में शुरू की गई और पूरी की गई परियोजनाओं के साथ जिस प्रकार से ये औद्योगिक गलियारे उपयोगी होने की संभावना है, अब तक प्रत्येक राज्य द्वारा प्राप्त मांगे और कार्रवाई की गई है। क्या विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की मुक्त आवाजाही के लिए प्रत्येक गलियारे के लिए धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है? सांसद कुंबाकुडी सुधाकरन का प्रश्न डिजिटल कॉमर्स हेतु ओपन नेटवर्क का है। क्या सरकार के पास ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC को आधार और UPI प्लेटफॉर्म की तरह सुलभ और दूरगामी बनाने की कोई ठोस योजना है? क्या सरकार छोटे गैर तकनीक सक्षम व्यापारियों को ONDC में शामिल होने में मदद कर सकती है? क्या सरकार का ONDC पर स्थानीय बनाम राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों को सक्षम करने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार ने ONDC प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं और किसी भी अन्य हितधारकों को किसी भी हमले या धोखाधड़ी वाले व्यवहार से बचाने के लिए नियम या आदेश स्थापित किए हैं? सांसद कनकमल कटारा का प्रश्न डाकघरों में खातों का है। क्या ये सच है कि विभिन्न योजनाओं के तहत डाकघरों में अपने खाते खोलने वाली बड़ी संख्या में लोग डाकघर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अपने पैसे से वंचित हो गए हैं, जबकि उनकी सावधि जमा MIS बहुत पहले परिपक्व हो गई थी? पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जून 2023 तक वरिष्ठ अधिकारियों जैसे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, डाक महानिदेशक आदि द्वारा प्राप्त शिकायतों, याचिकाओं, अभ्यावेदनों की वर्ष और क्षेत्रवार संख्या। उपरोक्त अवधि के दौरान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और महानिदेशक डाक दिल्ली सर्कल को पत्रों और उनके ईमेल के माध्यम से प्राप्त ऐसी शिकायतों, याचिकाओं और अभ्यावेदनों की संख्या वर्षवार, डाकघरवार। विशेष रूप से यमुना के बारे में विहार और कृष्ण नगर, जहां ग्राहकों के MIS, RD, FD से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए हैं। ऐसी शिकायतों, याचिकाओं और अभ्यावेदनों के कारणों का विवरण तथा मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दें। सांसद डॉक्टर राजश्री मल्लिक का प्रश्न BSNL ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ा है। देश में जिलावार और तहसीलवार ग्राम पंचायतों की संख्या का विवरण, जो विशेष रूप से जगत सिंहपुर और नवरंगपुर संसदीय क्षेत्र में BSNL के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। कितनी पंचायतें अभी भी इस सेवा से वंचित हैं, इसका कारण सहित विवरण। क्या सरकार का सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है? जगत सिंहपुर और नवरंगपुर संसदीय क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए सरकार द्वारा अब तक और पिछले 7 वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का विवरण क्या है? क्या सरकार ने शेष ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किया है और उसका विवरण क्या है? सांसद प्रभुभाई नागरभाई वसावा का प्रश्न पशुजन्य रोग से जुड़ा है। क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में पशुजन्य बीमारियों में अचानक वृद्धि हुई है? क्या यह भी सच है कि मनुष्यों को प्रभावित करने वाली नई बीमारियां मुख्यतः
किसी जानवर से निकलने वाले रोगजनकों या पशु मूल के उत्पादों से आ रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा वैक्सीन विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों का विभागवार ब्यौरा क्या है। सांसद डॉक्टर वेंकट सत्यवती बी शेट्टी का प्रश्न दुर्लभ मृदा खनिज से जुड़ा है। क्या सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज और उत्पादन के संदर्भ में कोई कदम उठाया है और भारत के आयात और घरेलू स्तर पर उत्पादित दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का विवरण दिया है। सांसद चंद्रशेखर साहू का प्रश्न सिल्क समग्र 2 का है। क्या केंद्र सरकार इस क्षेत्र के अधिक विकास के लिए रेशम समग्र 2 के तहत विभिन्न योजनाएं शुरू करके राज्यों का समर्थन कर रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण, ओडिशा और महाराष्ट्र सहित राज्यवार विवरण क्या है। क्या कुछ राज्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों के विषम वितरण और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में बहिष्करण के कारण उक्त योजनाओं से आवश्यक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार क्लस्टर आधारित एग्रीकल्चर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एसओपी दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव रखती है। क्या केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र योजना रेशम समग्र 2 के तहत नए उद्यमियों, स्टार्टअप और मौजूदा उद्यमियों के लिए बड़ी औद्योगिक रेशम कताई इकाई की स्थापना के लिए सुविधा और वित्त पोषण पर विचार करने का भी प्रस्ताव रखती है। सांसद टीएम प्रतापन का प्रश्न स्टेशन के विकास हेतु विशेष पैकेज से जुड़ा है। क्या सरकार त्रिशूर जिले में इरिन जालककुडा रेलवे स्टेशन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज आवंटित करने की संभावना है, उसका ब्यौरा क्या है। सांसद कार्ति पी चिदम्बरम का प्रश्न ओएनडीसी प्रणाली पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स प्रणाली को अपनाने की सरकार की योजनाओं का विवरण। क्या सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को ओएनडीसी प्रणाली में शामिल नहीं होने पर अनुपालन के लिए मजबूर करने की योजना बना रही है। ऐसी योजना का विवरण। सरकार की योजना उपभोक्ताओं के बीच ओएनडीसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने की है। ओएनडीसी प्रणाली से लाभान्वित हुए भारतीय व्यवसायों का विवरण। क्या सरकार ओएनडीसी प्रणाली से संबंध नहीं होने वाले व्यवसायों के विकास को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है, क्योंकि ऑनलाइन बिक्री भारत के कुल वाणिज्य का केवल 7% है। सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित का प्रश्न सवारी डिब्बा विनिर्माण उद्योग से जुड़ा है। देश में कोच निर्माण उद्योगों की कुल संख्या, देश में कोच निर्माण सुविधाओं को विकसित करने के लिए किए गए व्यय का विवरण। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टेशन को विकसित करने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हाई स्पीड ट्रैक बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों के साथ साथ किए गए खर्च और इसे बदलने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण। सांसद ईटी मोहम्मद बशीर का प्रश्न क्रूड स्टील परियोजनाओं से जुड़ा है। क्या देश में राष्ट्रीय इस्पात नीति है जो 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता, 255 मीट्रिक टन का उत्पादन और 158 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मजबूत तैयार स्टील की खपत का अनुमान लगाती है। सांसद विद्युत बरन महतो का प्रश्न स्टेनलेस स्टील संबंधी नीति से जुड़ा है। क्या सरकार का देश की पहली स्टेनलेस स्टील नीति बनाने का प्रस्ताव है? अपने लक्ष्य और उद्देश्यों सहित उक्त नीति का विवरण और मुख्य विशेषताएं। क्या सरकार ने स्टेनलेस स्टील उद्योग के हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है? उनकी प्रतिक्रिया सहित विवरण।
क्या ये सच है कि भारत स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आवश्यक खनिजों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है और सरकार ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सांसद अपराजिता सारंगी का प्रश्न राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा है। निवेश बढ़ाने और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण क्या है? सुस्त वाणिज्यिक गतिविधि को कम करने के लिए उठाए गए सुरक्षा उपायों का विवरण क्या है? क्या एमएसएमई रोजगार के स्तर को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण है और राज्यों में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उठाए गए और उठाए जाने वाले कदम प्रस्तावित हैं? आइए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्री और मंत्रालय देने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। संचार मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। रेल मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से दिया जाएगा। इस्पात मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया देंगे। वस्त्र मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल देंगे। पहला विधेयक है संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। विधेयक को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में अनुसूचित जातियों को उपार्जन करने हेतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में संशोधन किया जाना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात की जाए तो इसमें सम्मिलित हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मेहरा और महरा समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति व्यक्त की है। उपरोक्त परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करना आवश्यक है। विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। राज्यसभा में दूसरा विधेयक है भेषजी संशोधन विधेयक 2023, द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विधेयक के माध्यम से भेषजी अधिनियम 1948 में संशोधन किया जाना है। बिल फर्दर टू अमेंड द फार्मेसी एक्ट 1948। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के कारण जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम संवत 2011 सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू विभिन्न अधिनियम निरस्त हो गए।
नतीजतन जम्मू और कश्मीर फार्मेसी काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। फार्मेसी अधिनियम 1948 में धारा 32C शामिल करके MHA के वैधानिक आदेश दिनांक 5/10/2020 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अपनाया गया। इसी प्रकार फार्मेसी अधिनियम 1948 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गृह मंत्रालय के वैधानिक आदेश दिनांक 23/10/2020 द्वारा अपनाया गया था। इस अधिसूचना से अस्पष्टता हुई क्योंकि इसमें इस बात का वर्णन नहीं किया गया कि क्या जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2011 के अधीन अनुमोदित अर्हता रखने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने का अधिकार है। प्रस्तावित परिवर्तनों पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा की गई और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्यसभा में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाला तीसरा विधेयक है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। डिजिटल लेन देन से आर्थिक के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी बल दिया है। अर्थव्यवस्था के डिजिटल विकास के लिए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक आवश्यक शर्त बन गई है। एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करे और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को पहचाने। विधेयक व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, व्यक्तिगत डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं पर दायित्व डालता है और अनुपालन तंत्र निर्धारित करता है। विधेयक का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए आधार तैयार करना। चौथा विधेयक है अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नव परिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निर्देश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक खोजों, नई प्रौद्योगिकियों और अभिनव अनुप्रयोगों की आधारशिला है। प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की सफलता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 यानी कि विज्ञान अधिनियम ने अब तक ऐसे अनुसंधान में लगे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आधारिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान किया है। अनुसंधान और नवाचार के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से एकीकृत योजना और समन्वय की आवश्यकता है। सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर संगठनों में अनुसंधान करने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बहुत ही जीवंत, विश्व स्तरीय सक्षम वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना विधेयक की मुख्य विशेषता है। बाद विचार और पारित होने वाले 5वें विधेयक की तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023, द कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल
2023 विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला करेंगे। विधेयक के माध्यम से तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 में संशोधन किया जाना है। तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 को तटीय क्षेत्रों में तटीय जल कृषि से संबंधित कार्यकलापों के विनियमन के लिए तटीय जल कृषि प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए अधिनियमित किया गया था। सरकार की नीति की सहायता से आज तटीय जल कृषि में लाखों कठोर मेहनत करने वाले छोटे किसानों और शिक्षित युवा सफलता की नई कहानियों का हिस्सा बन रहे हैं। झींगा उत्पादन वर्ष 2008-9 में 75,000 टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में लगभग 10 लाख टन हो गया है। सी फूड निर्यात 15% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 57,586 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। विधेयक एंटीबायोटिक दवाओं और औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों के उपयोग को रोकता है, जो तटीय जल कृषि में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विधेयक कारोबार की सुगमता का संवर्धन करने के लिए अधिनियम के अधीन अपराधों का निरापराधीकरण करने और तटीय जल कृषि प्राधिकरण की प्रचालन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। तटीय मछुआरा समुदायों, विशेषकर मछुआरनियों के लिए बड़े पैमाने पर अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन भी करता है। छठा विधेयक है निरसन और संशोधन विधेयक 2023 द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से कतिपय अधिनियमितों का निरसन और अधिनियमित का संशोधन होना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात की जाए तो विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है जिसके द्वारा अधिनियमितों निरसित की गई हैं। विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध सम्मिलित हैं, जिसका इस प्रकार के विधेयक में होना सामान्य है। अब बात की जाए लोकसभा की कार्यसूची की तो आज मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पर कल से शुरू हुई चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। सांसद गौरव गोगोई ने 8 अगस्त को प्रस्ताव पेश किया था कि ये सभा मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।